वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल RKGS एकेडमी। एक बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना एकदम से मत भूलिए। मैं यूपीएससी से लेकर के स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, आरओ, आरओ, टीएसटी, पीएचटी, नेट, जेआरएफ से संबंधित सभी फैक्ट उपलब्ध कराता रहता हूँ। इस समय फिलहाल मैं हिस्ट्री से चैप्टर वाइज आपको वीडियोस प्रोवाइड करा रहा हूँ। एक बात और है कि आप विश्वास मानिए कि मेरे वीडियोस देखने के बाद आपको किसी नोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप लोगों को एक काम करना होगा कि जितने भी पुराने पेपर्स हुए हैं, खासकर पीसीएस के, आईएएस के, आरओ के, टीएसटी, पीएचटी के, नेट और जेआरएफ के, उनको आप लोग एक दो बार कायदे से देख लीजिएगा, हल कर लीजिएगा। आज का जो मैंने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है वह है, क्योंकि इसके पहले मैंने हर्यक वंश को पढ़ा दिया था। आज के चैप्टर में हम लोग शशनाग वंश और नंद वंश को क्लियर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला फैक्ट हमारा जो बनेगा, शशनाग वंश से 412 देख रहे हैं आप लोग, 412 से लेकर 344 ईसा पूर्व तक शासन किया था। अब सबसे पहला जो फैक्ट है, शशनाग नाग वंश से संबंधित था। तो शशनाग वंश का संस्थापक जो शिशुनाग था वह किस वंश से संबंधित था? तो हमारा ऑप्शन होगा नाग वंश से संबंधित था। दूसरा फैक्ट देखा जाए, बौद्ध धर्म ग्रंथ है एक महावंश टीका। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं कि महावंश टीका किस धर्म से संबंधित है, तो हमारा ऑप्शन होगा बौद्ध धर्म ग्रंथ। तो महावंश टीका में शिशुनाग को एक लिच्छवी राजा की वेश्या पत्नी से उत्पन्न बताया गया है। तो वेश्या पत्नी, लिच्छवी शासक की वेश्या पत्नी से उत्पन्न किसको बताया गया है? शिशुनाग को बताया गया है। और किस बौद्ध धर्म ग्रंथ में? तो हमारा ऑप्शन होगा महावंश टीका में। पुराणों की अगर बात करें तो पुराण शिशुनाग को क्षत्रिय वंश का बताते हैं। यानी कि अगर क्वेश्चन करता है कि शिशुनाग को क्षत्रिय वंश किस धर्म ग्रंथ में कहा गया है, तो हमारा ऑप्शन होगा पुराणों में। एक इतिहासकार हैं बहुत ही फेमस, जिनका नाम है सुधाकर चट्टोपाध्याय जी। तो सुधाकर चट्टोपाध्याय जी ने शिशुनाग को अंतिम हर्यक शासक नाग दशक का प्रधान सेनापति बताया। यहाँ से भी क्वेश्चन खूब बना हुआ है कि अंतिम हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो हमारा ऑप्शन होगा नाग दशक था। और किस इतिहासकार ने शिशुनाग को हर्यक शासक नाग दशक का सेनापति बताया है, तो हमारा ऑप्शन होगा सुधाकर चट्टोपाध्याय जी ने। अब अगले फैक्ट पे चला जाए। अब यही सुधाकर चट्टोपाध्याय के अनुसार अनुसार शिशुनाग ने नाग दशक के सेनापति के रूप में अवंती पर विजय प्राप्त की थी। VIMP फैक्ट है। इस चट्टोपाध्याय जी बोलते हैं, सुधाकर चट्टोपाध्याय जी, कि शिशुनाग जो है नाग दशक का, किसका? हर्यक वंश के अंतिम शासक नाग दशक का क्या था? सेनापति था। और उसने जो है अवंती पर विजय प्राप्त की थी। तो अवंती पर विजय किसके शासनकाल में प्राप्त किया गया था? तो हमारा ऑप्शन होगा कि शिशुनाग के शासनकाल में प्राप्त किया गया था, ठीक है। एक इतिहासकार है GR भंडारकर महोदय। तो इतिहासकार GR भंडारकर का कहना है कि शिशुनाग ने कौशल को भी विजित किया था। तो कौशल को किस शासक ने विजित किया था? तो हमारा ऑप्शन क्या जाएगा? शिशुनाग ने विजित किया था, ठीक है। और किस इतिहासकार के अनुसार? तो हमारा ऑप्शन होगा GR भंडारकर के अनुसार, ठीक है। ये सभी फैक्ट बहुत ही VIMP हैं। अगले फैक्ट पे चला जाए। शिशुनाग ने गिरिव्रज के अलावा, ठीक है, शिशुनाग ने गिरिव्रज के अलावा वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी। यहाँ से खूब क्वेश्चन पूछा गया है कि वैशाली को किसने राजधानी बनाई, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा कि शिशुनाग ने वैशाली को राजधानी बनाई थी, ठीक है। यानी कि इसके समय में गिरिव्रज भी राजधानी थी और वैशाली भी राजधानी थी, ठीक है। और यहाँ से A और R करके क्वेश्चन पूछता रहता है कि उसने वैशाली को राजधानी किस लिए बनाई, तो लिच्छवी या वज्जियों के ऊपर क्या स्थापित करने के लिए? नियंत्रण स्थापित करने के लिए। अब इसके बाद शिशुनाग के बाद शासक आता है कालाशोक, जो कि शिशुनाग वंश से ही संबंधित था। इसी को काकवर्ण भी कहा जाता है। इसने 394 से 366 ईसा पूर्व तक शासन किया था। महावंश टीका एक किस धर्म ग्रंथ से संबंधित है? हमारा ऑप्शन होगा बौद्ध धर्म ग्रंथ से संबंधित है। तो महावंश के अनुसार शिशुनाग की मृत्यु के बाद उसका पुत्र कालाशोक शासक बनता है। तो कालाशोक के शासक बनने का जिक्र कौन सा धर्म ग्रंथ करता है? तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? महावंश करता है। यानी कि शिशुनाग का पुत्र कौन था? कालाशोक था। पुराणों की अगर बात किया जाए तो पुराणों में कालाशोक, यानी यही जो कालाशोक है, इसको क्या कहा गया है? काकवर्ण कहा गया है। तो काकवर्ण किसको कहा गया है? तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? कालाशोक को कहा गया है, या कालाशोक ही काकवर्ण था। और कहाँ से ये जानकारी हमको प्राप्त होती है? तो पुराणों से हमको ये जानकारी प्राप्त होती है। काकवर्ण ने क्या किया था? यानी इसी काकवर्ण या कालाशोक ने क्या किया था?
वैशाली से पाटलिपुत्र राजधानी स्थानांतरित कर दी थी। यहाँ से भी क्वेश्चन खूब बनता है कि पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया था, किसने वैशाली से पाटलिपुत्र राजधानी स्थानांतरित कर दी थी, तो हमारा ऑप्शन होगा काकवड़ ने स्थानांतरित कर दी थी। अगला फैक्ट देखा जाए, कालाशोक या काकवड़ के शासनकाल में ही वैशाली में बहुत ही VIMP फैक्ट है, वैशाली में दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। ये भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था, तो हमारा ऑप्शन है वैशाली में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था, तो हमारा ऑप्शन होगा कालाशोक या काकवड़ के शासनकाल में हुआ था। और इस बौद्ध संगीति का परिणाम क्या था, बौद्ध संप्रदाय कितने भागों में बढ़ गया, 2 भागों में बढ़ गया। पहला क्या था, स्थविर था, और दूसरा देखा जाए दूसरा महासांगिक। तो दूसरी महासभा में कालाशोक के या काकवड़ के समय में जो द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी, उसमें स्थविर और महासांगिक में बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया था। बाद में हम लोग देखते हैं कि स्थविर से ही, यानी स्थविर से हीनयान की उत्पत्ति होती है, और महासांघिक से किसकी उत्पत्ति होती है, महायान की उत्पत्ति होती है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही VIMP है। स्थविर किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। हीनयान की उत्पत्ति किससे हुई, तो हमारा ऑप्शन होगा स्थविर से हुई, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। महासांघिक किस धर्म से संबंधित है, तो हमारा ऑप्शन है बौद्ध धर्म ग्रंथ से संबंधित है। और महायान की उत्पत्ति किससे हुई, तो हमारा ऑप्शन होगा महासांघिक से हुई है। ठीक है, ये बौद्ध धर्म जो मैंने पढ़ाया हुआ उसमें सारी चीजें मैंने क्लियर करवा रखी हैं। बाणभट्ट की पुस्तक का क्या नाम है, तो हर्षचरित है। जब हम लोग हर्षवर्धन पढ़ेंगे तो वहाँ पे चीज़ें आती रहेंगी। तो बाणभट्ट के हर्षचरित से पता चलता है कि काकवड़ या कालाशोक जिसको कहा जाता है, कि राजधानी के समीप घूमते हुए एक व्यक्ति ने छुरा घोंपकर हत्या कर दी। तो काकवड़ की हत्या करने की जानकारी या स्रोत हमें किस धर्म ग्रंथ किस पुस्तक से मिलती है, तो हर्षचरित से मिलती है। या किस लेखक ने इसका जिक्र किया है, तो बाणभट्ट ने जिक्र किया है। कालाशोक की हत्या किसने की थी, कालाशोक की हत्या नंद वंश का जो संस्थापक था, नंद वंश का संस्थापक कौन था, तो हमारा ऑप्शन है महानंदिन था। तो कालाशोक की हत्या महानंदिन ने की थी। VIMP फैक्ट है। अब नंद वंश की बात करें तो महानंदिन ने क्या किया था, कालाशोक की हत्या करके शिशुनाग वंश का अंत कर दिया था और नंद वंश की स्थापना करी थी। नंद वंश कब से कब तक चला था, 344 ईसा पूर्व से लेकर 324 ईसा पूर्व तक चला था। महानंदिन की अगर बात करें तो बस इसके बारे में यही जानना है कि नंद वंश का संस्थापक कौन था, तो हमारा ऑप्शन होगा महानंदिन था। महानंदिन की हत्या एक शूद्र दासी पुत्र महापद्म नंद ने कर दी। यानी कि नंद वंश के दूसरे शासक महापद्म नंद ने किसकी हत्या कर दी, महानंदिन की हत्या करके शासक बन बैठता है, और ये शूद्र दासी का पुत्र था। ठीक है, अगला फैक्ट देखा जाए। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछे जाते रहे हैं कि जैसे किसी भी वंश को आप जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पे संस्थापक और वास्तविक संस्थापक में अंतर हो जाता है। तो महानंदिन तो नंद वंश का संस्थापक था, लेकिन महापद्म नंद जो था ये वास्तविक संस्थापक था। ठीक है, तो वास्तविक संस्थापक अगर पूछेगा तो नंद वंश का, तो हमारा ऑप्शन महापद्म नंद होगा, और संस्थापक पूछेगा तो महानंदिन होगा। पुराणों की अगर बात करें तो पुराणों में इसे महापद्म कहा गया है। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ है, बनता भी है कि महापद्म किसको कहा जाता था, तो हमारा ऑप्शन होगा महापद्म नंद को कहा जाता है। और कहाँ इसको कहा गया है, तो पुराणों में कहा गया है। महाबोधि वंश ही किस धर्म ग्रंथ से संबंधित है, बौद्ध धर्म ग्रंथ से संबंधित पुस्तक है। तो महाबोधि वंश में उसे क्या कहा गया है, महापद्म नंद को उग्रसेन कहा गया है। यानी कि उग्रसेन किसको कहा जाता था, किसको कहा गया है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, महापद्म नंद को कहा गया है। और महाबोधि वंश से ही ये जानकारी प्राप्त होती है। परशिष्ट वर्मन किस धर्म ग्रंथ से संबंधित है, जैन ग्रंथ से संबंधित है, धर्म ग्रंथ से संबंधित है। तो परशिष्ट वर्मन के अनुसार महापद्म नंद नापित पिता यानी नाई पिता और वेश्या माता का पुत्र था। यानी कि महापद्म नंद को के पिता को नाई और माता को वेश्या कौन सा धर्म ग्रंथ कहता है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा जैन धर्म ग्रंथ परिशिष्ट वर्मन बोलता है। अब जैन धर्म ग्रंथ एक है आवश्यक सूत्र। आवश्यक सूत्र में क्या कहा गया है, नापित दास यानी नाई का दास। तो नाई का दास या नापित दास किसको कहा जाता था, तो महापद्म नंद को कहा जाता था। और किस धर्म ग्रंथ में कहा गया है, तो हमारा ऑप्शन होगा आवश्यक सूत्र में कहा गया है। बौद्ध धर्म ग्रंथ है महावंश टीका। तो महावंश टीका में महापद्म नंद को अज्ञात कुल का बताया गया है। तो अज्ञात कुल का किसको बताया गया है, महापद्म नंद को बताया गया है। और किस धर्म ग्रंथ में बताया गया है, तो हमारा ऑप्शन होगा महावंश टीका में। एक यूनानी लेखक कर्टियस है जो सिकंदर का समकालीन था। ये कहता है कि नंद सम्राट अग्रमीज के बारे में बताते हुए, अग्रमीज जो है ये घननंद, आगे हम लोग पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ये अग्रमीज जो किसको यूनानी जो लेखक थे वो घननंद को अग्रमीज कहते थे। तो ये कहता है कि अग्रमीज के बारे में बताते हुए कहता है कि महापद्म नंद
का पिता जाति का नाई था। तो कर्टियस जो यूनानी लेखक है वह भी महापद्म को, अरे महापद्म नंद को क्या बोलता है, नाई बोलता है। यानी कि अग्रमीश यानी कि घनानंद का ये पिता है महापद्म नंद, तो महापद्म नंद को नाई कहता। तो अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि महापद्म नंद के पिता को नाई जात का किस इतिहासकार या किस यूनानी लेखक ने कहा है, तो हमारा ऑप्शन होगा कर्टियस ने कहा है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग डियोडोरस, ये भी यूनानी लेखक है। डियोडोरस भी महापद्म नंद को नाई बताता है, यानी कि डियोडोरस भी महापद्म नंद को किस कुल का बताता है, किस जाति का बताता है, नाई का बताता है। ठीक है, बहुत ही आईएमपी फैक्ट है। नंद वंश में कुल कितने राजा हुए, तो हमारा ऑप्शन होगा 9 राजा हुए, इसीलिए इनको नवनंद भी कहा जाता है। किसको नवनंद कहा जाता है, नंद वंश को कहा जाता है। ठीक है, अगला फैक्ट देखा जाए, बौद्ध धर्म ग्रंथ है, ये महाबोधि वंश भी बौद्ध धर्म ग्रंथ से संबंधित है। तो महाबोधि वंश में इन 9 नंद राजाओं का उल्लेख मिलता है। तो 9 नंद राजाओं का उल्लेख किस धर्म ग्रंथ में मिलता है, तो हमारा ऑप्शन होगा महाबोधि वंश में मिलता है। कौन कौन से, उग्रसेन, पंडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोवी शाणक, पंडुगति, 10 सिद्धक, कैवर्त और धन। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि किस धर्म ग्रंथ में 9 राजाओं का, 9 नंद राजाओं का उल्लेख हुआ है, तो महाबोधि वंश हमारा ऑप्शन होगा। और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं बड़े एग्जाम में कि निम्न में से कौन सा, किसका उल्लेख हुआ है या नहीं हुआ है, या कौन सा नंद शासक था या नहीं था। तो ये सारे फैक्ट जो पीसीएस, आरओ या टीजीटी पीएचडी के एस्पिरेंट्स हैं, उनको ये सभी राजाओं का नाम याद करके रखना होगा। प्रथम जो राजा कौन था, उग्रसेन था। तो ये उग्रसेन, या यही जो प्रथम राजा जो है ये उग्रसेन है। और शेष जो ये जो 8 और शेष 8 जो दिख रहे हैं, ये इसके पुत्र थे। यानी कि ये उग्रसेन इन सभी का, ये जितने भी पंडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल वगैरह वगैरह जितने भी हैं, सब जो है उग्रसेन के पुत्र थे। अभी तक मगध के शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली कहा गया किसको, महापद्म नंद को। अब तक के जितने भी मगध के शासक हुए हैं, सबसे शक्तिशाली कौन था, तो हमारा ऑप्शन होगा महापद्म नंद था। कली का अंश, इसको क्या क्या बुलाया गया है, कली का अंश कहा गया है। सर्व छत्रांतक कहा गया, यानी क्षत्रियों का नाश करने वाला। और इसे दूसरे परशुराम का अवतार भी कहा गया है। तो कई बार यहाँ से क्वेश्चन बने हैं कि कली का अंश, सर्व छत्रांतक या दूसरे परशुराम का अवतार किसको कहा जाता था, तो हमारा ऑप्शन है क्या, महापद्म नंद। महापद्म नंद ने किसकी उपाधि धारण की थी, तो हमारा ऑप्शन जाएगा एक राट की उपाधि धारण की थी। भारतीय इतिहास में पहली बार एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना हुई जिसने गंगा घाटी का अतिक्रमण कर विंध्य पर्वत के दक्षिण तक चले गई थी। तो किसके शासनकाल में सर्वाधिक मगध साम्राज्य का विस्तार हुआ था अब तक की अगर बात करें, तो महापद्म नंद के शासनकाल में। ठीक है, और विंध्य पर्वत के दक्षिण तक, यानी विंध्य पर्वत का भी अतिक्रमण कर गए थे, यानी कि काफी एक बड़े साम्राज्य की स्थापना करी थी महापद्म नंद ने। ठीक है, तो यहाँ से भी ए और आर करके क्वेश्चन बनते रहते हैं, इसलिए ये वाला फैक्ट जरूरी था। एक कलिंग का शासक है जिसका नाम खारवेल है, हम लोग आगे भी इतिहास में पढ़ेंगे। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है हाथी गुम्फा अभिलेख किसका है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा खारवेल का है। तो हाथी गुम्फा अभिलेख, खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख महापद्म नंद की कलिंग विजय की जानकारी मिलती है। तो यानी कि कलिंग विजय की जानकारी कहाँ से मिलती है, महापद्म नंद के, तो हमारा ऑप्शन होगा हाथी गुम्फा अभिलेख से। और ये किसका अभिलेख है, तो खारवेल का है। और इसी अभिलेख से ये जानकारी मिलती है कि इसने, यानी कि महापद्म नंद ने कलिंग से किसकी प्रतिमा को उठा लाया था, तो हमारा ऑप्शन होगा जिनासन की प्रतिमा को महापद्म नंद उठा करके ले आया था। और कलिंग में इसने महापद्म नंद ने किसका निर्माण कराया था, तो हमारा ऑप्शन होगा नहर का निर्माण कराया था। यह निसंदेह भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। अगर क्वेश्चन करता है कि अब तक मगध के शासकों में अगर ऐतिहासिक सम्राट वास्तव में बोला जाए तो किसको कहा जा सकता है, तो हमारा ऑप्शन होगा महापद्म नंद को कहा जा सकता है। ठीक है, ये आईएमपी है। महापद्म नंद के बाद उसका शासक घननंद पुत्र बनता है। अंतिम नंद शासक कौन था, तो हमारा ऑप्शन होगा घननंद था। और ये सिकंदर का समकालीन था, इसी के समय में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया हुआ था। यूनानी लेखक पीछे हम लोगों ने देखा है कि इसको क्या कहते हैं, घननंद को क्या बोलते हैं, ये अग्रमीज किसको कहते हैं, घननंद को कहते हैं। और उग्रसेन किसको कहते थे, महापद्म नंद को, इसके पिता को कहा जाता था। तो यूनानी लेखकों ने इसे अग्रमीज तथा उग्रसेन का पुत्र कहा है, यानी उग्रसेन यानी महापद्म नंद का पुत्र बताया है। कर्टियस एक यूनानी लेखक है। कर्टियस के अनुसार घननंद के पास 20,000 अश्वारोही, 2 लाख पैदल, 2,000 रथ तथा 3,000
3000 हाथी थे। तो अगर इसके बारे में क्वेश्चन किया जाता है कि उसकी सेना का जिक्र किसने किया है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा कि कर्टियस ने कहा है। एक और यूनानी लेखक है जिसका नाम जेनोफोन है। जेनोफोन घननंद को बहुत धनाढ़ व्यक्ति बताता है। तो किसने जो है घननंद को धनाढ़ व्यक्ति बताया है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा जेनोफोन ने बताया है। भद्दशाल घननंद का सेनापति था। भद्दशाल किसका सेनापति था, तो हमारा ऑप्शन होगा घननंद का सेनापति था। अच्छा, नंद वंश में यह एक लोभी शासक था। ठीक है, कौन लोभी शासक था, लालची शासक था, तो हमारा ऑप्शन जाएगा घननंद था। और इसे धन संग्रह की बुरी लत थी या शौक था, धन संग्रह का शौक किसको था, तो हमारा ऑप्शन होगा घननंद को था। टर्नर के अनुसार, टर्नर बोलता है कि घननंद ने 80 करोड़, यानी कि घननंद ने 80 करोड़ की धनराशि गंगा के भीतर एक पर्वत गुफा में छिपा कर रखी थी। यह इतना लोभी था कि 80 करोड़ रुपए को एक गंगा नदी में एक पर्वत गुफा के पीछे छुपा करके रखा हुआ था। घननंद द्वारा चाणक्य का अपमान किए जाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से नंदवन का विनाश हुआ। बहुत ही वीआईएमपी फैक्ट है, ये सभी लोग जानते होंगे कि एक बार चाणक्य का भरी सभा में अपमान कर दिया था घननंद ने। तो चाणक्य ने नंदवंश के समूल नाश करने का की प्रतिज्ञा करी थी और चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से इस कार्य को अंजाम दिया था। ठीक है, वीआईएमपी फैक्ट है। अब नंद वंश से संबंधित कुछ और आईएमपी फैक्ट देख लेते हैं। व्याकरणाचार्य जो पाणिनि थे, पाणिनि क्या थे, व्याकरण के विद्वान थे। तो पाणिनि ने महापदम नंद के मित्र थे। कौन महापदम नंद के मित्र थे, तो हमारा ऑप्शन जाएगा पाणिनि थे, जो कि व्याकरण के काफी बड़े ज्ञाता थे। और पाणिनि ने कहाँ पे रह करके शिक्षा प्राप्त की थी, तो पाटलिपुत्र में रह करके शिक्षा प्राप्त की थी। किसने, पाणिनि ने। ठीक है, और ये जो विद्वान आपको दिखेंगे जैसे वर्ष, उपवर्ष, वर रुचि, कात्यायन, ये लोग भी जो विद्वान थे ये नंद काल में ही उत्पन्न हुए थे। यानी नंद काल में ही इनकी प्रगति हुई थी, ये देखे जाते हैं। तो ये किस काल से संबंधित हैं, किस काल में इनकी उन्नति हुई थी या प्रसिद्ध हुए थे, तो हमारा ऑप्शन होगा नंद वंश या नंद काल में। ठीक है, नंद शासक किस धर्म को मानते थे, तो हमारा ऑप्शन जाएगा जैन धर्म को मानते थे। अपने प्रथम जैन मंत्री कल्पक की सहायता से महापद्म नंद ने समस्त क्षत्रियों का नाश कर डाला था, इसीलिए उसकी उपाधि सर्व क्षत्रांतक की थी। किसकी, महापद्म नंद के पीछे हम लोग देख चुके हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि किसकी सहायता से महापद्म ने सभी क्षत्रियों का नाश किया था, तो हमारा ऑप्शन जाएगा अपने मंत्री कल्पक की सहायता से। और कल्पक जो मंत्री था ये जैन धर्म को मानने वाला था। ठीक है, घननंद ने भी क्या किया था, इसके पुत्र ने भी जैन अमात्र, शाकटाल तथा स्थूलभद्र थे। तो ये शाकटाल और स्थूलभद्र किसके मंत्री थे, अमात्य मंत्री होते थे। तो हमारा ऑप्शन होगा घननंद के मंत्री थे। ये रहा नंद वंश से संबंधित और शशनाग वंश से संबंधित वीआईएमपी फैक्ट। चलिए एक बार फिर से आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम से मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर चंद्रगुप्त मौर्य से शुरू करेंगे और पूरे मौर्य वंश के इतिहास को, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सबको समाप्त किया जाएगा। मैं जब तक कि टीएसटी पीएचडी का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो मैं एंशिएंट हिस्ट्री से लगातार श्रेणीबद्ध रूप से, क्रमबद्ध रूप से आप लोगों के पास पहुंचाता रहूँगा। ठीक है, एक बार फिर से आप बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।